हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 का मॉडल पेपर प्रश्न उत्तर जो कि 2023-24 का है। अभी तो 25-26 का जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह जानिए कि यहाँ से मॉडल पेपर प्रीवियस मॉडल पेपर से अधिकतर 25 से 30% क्या 25 से 30% मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह जान लीजिए। यह चलिए देखते हैं क्या यह कौन सा सब्जेक्ट है। यह हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी विषय का। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया है। क्या दिया है उसको देखिए। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प यानी कि वो ऑप्शन दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेंगे, यह नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, खंड क पाठित गद्यांश एवं पद्यांश यहाँ बोल रहा है। खंड का गद्यांश और पद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। यहाँ देखिए कुछ निर्देश दिया है। चलिए देखते क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, 1 से 4 तक का उत्तर गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है, चलिए देखते हैं। हाँ चलिए। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरे वर्ष उमंग से भरपूर बने रहता है। अनर्थ है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उसकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाती है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाई जाने वाली त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव के भावना से सराबोर याद में मनाए जाते हैं, कर देते हैं। सराबोर यानी कि यादगार करते हैं। सभी त्यौहार के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास से के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिसमें सभी धर्मों के लोगों एवं एकजुटता की भावना जागृत कर सकते हैं। यह हम लोग का प्रश्न क्या है, यह हम लोग का त्यौहार का महत्व से यह प्रश्न है, वही गद्यांश है। इसमें हम लोग देखे हैं क्या, नव वर्ष के बारे में देख रहे हैं क्या। इसमें हम लोग नव वर्ष के बारे में देख रहे हैं। फसलों के बारे में देखें क्या, फसलों के किसान फसलों के बारे में देख रहे हैं। फसलों के बारे में देखिए। हर्ष हवा से हम क्या बोल रहे हैं, देशभक्ति के बारे में, गौरव, एकजुटता के बारे में यहाँ पे है, एकजुटता के बारे में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, यही से प्रश्न पूछा होगा। चलिए देखते हैं क्या पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, क्या है देखिए ऑप्शन। नव वर्ष के आगमन के समय, नव वर्ष के बीतने के समय, पूरे वर्ष भर, फसलों की कटाई के समय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक का आंसर क्या हो जाएगा, नव वर्ष के आगमन के समय। यानी कि यहाँ देख लीजिए, इसका लहलहाने लगते हैं। यहाँ देखिए नौ वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। यहाँ हाँ, 9 वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं।
कठोरता के साथ, हंसलो के साथ, पकवान के साथ, नाचने गाने के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हंसलो हंसलो के साथ, हंसलो उल्लास के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 3 नंबर, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का शीर्षक उचित शीर्षक क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ पूछे यानी कि किस टॉपिक पे है। देश, देश और त्योहार, त्योहारों का देश, हमारा त्योहार, त्योहारों का महत्व। हम तो शुरू में बताए थे, गद्यांश पढ़ने के बाद क्या बताए थे? यह गद्यांश त्योहारों को महत्व से है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्योहारों का महत्व। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। यहाँ पे बोल रहा है पर्यायवाची शब्द होगा, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। खुशी, विषाद, सम्मान, स्वागत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुशी। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खुशी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 5 से 8 तक का गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने के लिए, क्या उत्तर देने के लिए। चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, यह भगवान भगवान के डाकिए है, यानी कि डाकिया जो संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है उसको हम लोग डाकिए या डाक बोलते हैं। अभी तो हम लोग इंटरनेट यानी कि मोबाइल के जरिए भेजते हैं, जीमेल के जरिए भेजते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पक्षी और बादल, यह भगवान के डाकिए है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बोला है एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाता है। हम तो समझ नहीं पाते मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ, क्या उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। क्या बोल रहा है? उसके लाई चिट्ठियाँ यानी कि चिड़िया की लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ बचाते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध भेजती है यानी कि एक देश की धरती दूसरे देश में क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। चलिए हम लोग अब प्रश्न देखते हैं। गद्यांश देख लिए, आप लोगों को देखना है एक बार अच्छा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं गद्यांश। गद्यांश बोलते हैं, उत्तर देखते हैं। क्या 95 प्रश्न क्या है? पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? क्या बोल रहा है? किस रूप में पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? क्या डाकिए, खुशबू, धरती, देश, किस रूप में बताया गया है? डाकिए के रूप में, डाकिए के रूप में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाता है? एक देश से दूसरे महादेश कौन जाता है? फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, पहाड़ और पानी, पक्षी और बादल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्षी और बादल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? क्या सौ, सु, स्वा, सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सु, यानी कि जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है यानी कि यह सु, उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पद्यांश का उचित शीर्षक का क्या हो सकता है? पद्यांश किस टॉपिक पे है? क्या हो जाएगा इसका? प्राकृतिक का संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। यह किस टॉपिक पे है?
यह प्राकृतिक संवाहक के टॉपिक पे। यहाँ देखिए क्या खंड का व्याकरण से है। खंड का व्याकरण से है। चलिए देखते हैं क्या क्या है, कितना प्रश्न उसको देखेंगे। क्या है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। क्या बोल रहा है यहाँ पे, संख्यावाचक प्रश्न की पहचान करने बोल रहा है। लाल टोपी, गोल चश्मा, अच्छा आदमी, दो बैल। यहाँ पे बोल रहा है क्या, संख्यावाचक विशेषण का पहचान करने बोल रहा है। तो यह समझिए जिसमें संख्या का पता चले उससे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, दो बैल। दूसरा प्रश्न, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। इक लगाने से क्या बनेगा, विज्ञानी, वैज्ञानिक, वैधानिक, क्या बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। जोर जोर से वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। मोहन ने कहा कल वर्षा होगी। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है। यह सरल वाक्य है। इसमें किस वाक्य में कर्तरी ने के नेह चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने कहा है, उसने खाना खा रही थी। मोहन ने बाजार गया था। सीता ने भजन गा रही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से साकार का विलोम पहचाने। क्या साकार का विलोम पहचाने, आकार, निराकार, प्रकार, स्वीकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा निराकार, यानी कि विलोम। साकार का उल्टा निराकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऑप्शन आए नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसका, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ है। इसको तो हम लोग अब घर तरफ भी बोलते होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना। रुको तुम ईंट बोलता है, हम लोग रुक बाबू, तुम ईंट का जवाब देता है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये सब तो आप भी बोलते होंगे। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, कोई विरोध नहीं करना, थोड़ा विरोध करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा कड़ा प्रतिरोध करना यानी कि विरोध करना होता है। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति विरोध कर रहा है तो हम भी उसका दूसरा विरोध करेंगे। तू विरोध करेगा तो हम भी विरोध करेंगे। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, यानी कि एक वचन। आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आकाश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। क्या बोल रहा है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। अभिवादन, दिनांक, पता, विषय। क्या हो जाएगा इसके आंसर, अभिवादन। पत्र कितने प्रकार के, ये जान लीजिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। क्या, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, जो कि एक स्कूलों में लिखते हैं, एक ऑफिसों में। ऑफिसों बोलते हैं माता पिता को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निबंध
निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? आरंभ, मध्य, उपसंहार, विस्तार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 के आंसर हो जाएगा उपसंहार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संवाद में कौन सा अंश आवश्यकता होती है? संवाद में कौन से अंश आवश्यकता होते हैं? केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधियाँ। 18 क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधियाँ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 19 नंबर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गया है गद्यांश। चलिए देखते हैं क्या है। खंड ग, पाठ्य पुस्तक निर्देश। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 19 से 22 तक का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को थोड़ा आगे और ले लेते हैं। हाँ, यहीं तक तो ही है। यहाँ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखेंगे क्या है। 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया सफेद पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली पीली में दबाकर दूर उड़ती है गान में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न और इसका उत्तर। देखिए 19 नंबर। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला, पीला, सफेद, हरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी हम लोग पढ़े थे क्या? काला पढ़े थे। चलिए देखते हैं अगला। कवि ने चतुर किसे कहा है? कवि ने चतुर किसे कहा है? मछली को, चिड़िया को, बादल को, पानी को। किसे कहा है? चिड़िया को। अभी चिड़िया के बारे में पढ़े। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? दौड़ाकर, गोता लगाकर, डुबकी लगाकर, झपाटे मार कर। किस तरह पकड़ती है? झपाटे मार कर। अचानक पानी में अपना सिर डालेगी और पकड़ लेगी। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आकाश, नभ, वसुधा, आसमान। 22 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 का हो जाएगा वसुधा। क्या? वसुधा। यानी कि देखिए यहाँ पे आकाश, नभ, आसमान, यह हो जाएगा गगन का पर्यायवाची, यानी कि आसमान का पर्यायवाची हो जाएगा बादल का, आकाश का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं, लंबा है थोड़ा सा, एक प्रश्न देखते हैं। साख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उसके तत्सम रूप दिए गए हैं। इसमें गलत विकल्प का चयन करें। इसमें बोल रहा है गलत विकल्प का चयन करें। पखा पखी, पखा पक्षी, पशु पक्षी। पखा पक्षी, पशु पक्षी। अंत, अंत, निरपक्ष, निष्पक्ष, दुहु, दोनों। 23 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर,
पखा पखी, पशु पक्षी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर। वाक वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? भव सागर पार करने के लिए कवयित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती। भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। कवयित्री उत्तराई के रूप में रुपए देना चाहिए। कवयित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। 25 नंबर। चलिए देखते हैं क्या है 25 नंबर। कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? किसकी ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, कैदी की ओर, कोयला की ओर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। 25 का बी नंबर। चलिए देखते हैं 26 नंबर। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? युवक का, युवती का, पाहुन का, नदी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? बी नंबर, युवती का। चलिए यहाँ पे फिर आगे क्या? पद्यांश निर्देश। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब हो मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर दे लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, जितने गुण हैं वे सभी उसे प्रकट हो पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सदा गुणों का इतना अंधार कहीं नहीं देखा। चलिए यह होगा हम लोग का पद्यांश। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न। गधा कैसा प्राणी है? गधा कैसा प्राणी है? हिंसक, सहनशील, उदंड, क्रोधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी सहनशील। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख में समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का, विद्युत का। क्या जगह इसका आंसर 28 का? 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुख दुख में समान भाव से रहने का।
गधे को आदमी क्या समझते हैं? गधे को आदमी क्या समझते हैं? होशियार, बेवकूफ, लाचार, कमजोर। यह 29 नंबर प्रश्न, क्या 29 नंबर प्रश्न को आप कमेंट कीजिएगा, क्या कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न को आप कमेंट कीजिएगा, है ना? कमेंट कीजिएगा, यह बड़ा आसान प्रश्न है, इसको आप कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, गद गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा, गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा सुख, खुशी, दुख, गुनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से पहले क्या दिया है? निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लहासा की ओर पाठ पाठ से लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? यानी कि लेखक के साथ जो जा रहा था उसका क्या नाम था? सुमित, नमसे, जागीरदार, समधिगिरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सुमित, सुमित नाम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, केरल, झारखंड। कहाँ स्थित है? इसका आंसर कहा जाएगा केरल। 32 का सी नंबर, केरल। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? जनरल जनरल आउटमर, सर टॉमसन हे, लॉर्ड वीटो, जनरल फिलिप। क्या हो जाएगा इसके आंसर? 23 नंबर। क्या हो जाएगा इसके आंसर? 23 का हो जाएगा बी, सर टॉम से। क्योंकि इसकी एक बेटी थी। क्या? क्योंकि इसकी एक बेटी थी जो उसी यानी कि देवी मैना के साथ रहती थी और खेलती थी। उसकी बेटी की सहेली थी, फ्रेंड बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, कैसा है? ठीक है, से अच्छा है, रेडी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 34वां नंबर प्रश्न। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उसकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया पहले? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीता। क्या? पंचतंत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या अगला प्रश्न? जूता हमेशा टोपी से गिरती रहता है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? दो बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, साले सपनों की याद, मेरे बचपन के दिन। क्या जगह इसका आंसर? प्रेमचंद के फटे जूते से यह लिया गया है प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 36वां नंबर। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी ने अपनी पति पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने के लिए आग्रह की है? यानी कि अपनी पोती, हाँ, अपनी पोती के लिए एक वर ढूंढने के लिए बोली है। कैसा वर? उसको देखें। वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही, शिक्षक। कैसा वर ढूंढने के लिए कहा है?
सी नंबर आज़ादी आज़ादी में जो जंग लड़े हैं उन लोगों में से ढूंढने के लिए कहा है, यानी कि सिपाही। रीढ़ की हड्डी एकांक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 37वां नंबर। चलिए, रीढ़ की हड्डी एकांक में विवाह योग कन्या का नाम क्या है? उमा, प्रेमा, रमा, रीमा। क्या हो जाएगा इसके आंसर? क्या है? विवाह, क्या बोला था? विवाह योग कन्या का नाम क्या है, यानी कि कन्या का नाम पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? उमा नाम है इसका। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें, माटी वाली, किस तरह की, आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर, माटी वाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? टिहरी, कोलकाता, हरिद्वार, पटना। तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ए नंबर, टिहरी। यह हम लोग का 40 मॉडल प्रश्न, यानी कि PYQ प्रश्न, क्या PYQ प्रश्न सॉल्व हो गया। यह 40 MCQ प्रश्न था, यानी कि 9th में MCQ प्रश्न, 9th में क्या 9th क्लास में MCQ प्रश्न ही पूछा जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।